तो हम रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और रोल्स थ्योरम कैसे अप्लाई होती है आपको पता है कि रोल्स थ्योरम के वेरिफिकेशन के लिए 3 कंडीशन फॉलो होती हैं, जिसमें से पहली कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की है कि फंक्शन इंटरवल a कामा b में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और वो इंटरवल क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि फंक्शन ओपन इंटरवल a कामा b में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ओपन का मतलब एंड पॉइंट्स a और b उसमें इंक्लूड नहीं होने चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि कर्व स्मूथ होना चाहिए। जो हमारा इंटरवल है डोमेन a से लेके b तक, उसके करस्पॉन्डिंग जब कर्व रन करेगा तो वो स्मूथली रन करना चाहिए। हर पॉइंट पर वो स्मूथ होना चाहिए, कहीं पर भी शार्प पॉइंट्स नहीं बनने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी रोल्स की कि a और b जो एंड पॉइंट्स है उन पर फंक्शन की जो हाइट है, उन पर फंक्शन की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। तो हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो क्या है? मतलब इनपुट जो है वो x है और आउटपुट क्या है? मॉड्यूलस x। और हमारा इंटरवल क्या है? -1 से 1। और हमें क्या करना है? इस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है वो हमने लिख दिया, ये हमें एग्जाम में लिख देना है गिवन फंक्शन। फिर हमारा जो इंटरवल है वो -1 से 1 है, तो a के प्लेस पर क्या है? -1 है और b के प्लेस पर क्या है? 1 है। वी ऑब्जर्व दैट। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है, हमें 3 बातें ऑब्जर्व करनी है रोल्स के लिए। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका कर्व बना हुआ है -1 से 1 तक का, ये वी शेप में जो बना है यही हमारा कौन है? मॉड्यूलस फंक्शन। और ये -1 से 1 में कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और 12th क्लास में आपने स्टडी किया था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ हम कंटिन्यूटी को प्रूव करके नहीं दिखा रहे हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि मॉड्यूलस एक्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल -1 से 1 में। अब हमारा ये जो a है, a की प्लेस पर कौन है? -1। तो हम a पर वैल्यू निकाल रहे हैं। वैसे तो इस काम को हम थर्ड पॉइंट पे करते हैं, लेकिन हम सेकंड पे कर रहे हैं। तो हमने a इज इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली। तो हमारा जो इनपुट है a, उसकी जगह हमने -1 पुट किया। जब हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो आउटपुट में हम जानते हैं कि नेगेटिव का आउटपुट भी क्या होता है? पॉजिटिव, तो 1 आएगा। और हमारे b की वैल्यू क्या है? 1। तो जब हम b इनपुट देंगे तो b इनपुट देने पे b की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे। जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो मॉड्यूलस 1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा आउटपुट सेम है, मतलब इनपुट -1 है, इनपुट 1 है, दोनों इनपुट अलग अलग है लेकिन आउटपुट सेम है। मतलब फंक्शन की हाइट क्या है? सेम। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फंक्शन की हाइट है वो, और यहाँ पर जो फंक्शन की हाइट है वो क्या है? 1 है, सेम है। तो 2 कंडीशन तो रोल्स की हो चुकी सेटिस्फाई। अब थर्ड कंडीशन की बात करना है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बात करनी है लेकिन थोड़ी देर में। पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिख लें। हमारा फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन है, और मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब x 0 के बराबर या 0 से छोटा होता है तो मॉड्यूलस x नेगेटिव होता है। लेकिन ये दिख रहा है नेगेटिव, लेकिन ये वाकई में नेगेटिव नहीं है, क्योंकि x नेगेटिव है और एक उसके आगे माइनस लगा है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर x, तो दोनों ही केस में वो है पॉजिटिव, लेकिन लिखते समय हम लिखते हैं -x, जिससे वो दिखता है नेगेटिव लेकिन होता पॉजिटिव है। अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर ddx अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी ऑपरेटर ddx अप्लाई कर दिया। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बिकम -1, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बिकम 1। अब हम देख रहे हैं कि 0 पर x इज इक्वल टू 0 पर हमें 2 टेंजेंट मिली। एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। तो एक टेंजेंट 1 है और एक टेंजेंट -1। एक का स्लोप 1 आ रहा है, एक का स्लोप -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पर शार्प पॉइंट बन गया। क्या बन गया? शार्प पॉइंट। यहां पर कर्व स्मूथ नहीं है और फंक्शन के डेरिवेटिव की दो वैल्यू है, एक 1 और एक -1, जिसके कारण फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक नहीं है। और जब तक फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक वैल्यू नहीं देता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन मॉड्यूलस x है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड देयरफॉर रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर दिस फंक्शन। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टी टू पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स n2 में साइन एक्स, और इंटरवल क्या है 0 से पाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो लिख दिया सबसे पहले हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये गिवन फंक्शन है। इंटरवल क्या है 0 से पाई। अब 0 से पाई तो a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू क्या है पाई, और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है e की पावर एक्स साइन एक्स ये कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम कोई चेक नहीं कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। हम जानते हैं, हमने 12th क्लास में स्टडी किया है कि कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस है। कौन से इंटरवल में, 0 से पाई में। हम चाहे तो चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 कंडीशन होती है, आपको मालूम है। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ती है, एक राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ती है, और एक फंक्शन पर वैल्यू निकालना पड़ती है, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना पड़ती है, मानो कि सी पर। तो मान लो सी पर कंटिन्यूटी चेक हो रही है, तो सी पर फंक्शन की वैल्यू, सी पर राइट हैंड लिमिट और सी पर लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये तीनों के तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन ध्यान रखिए, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं कि हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो हम जो गिवन फंक्शन है, मान लिया कि इक्वेशन 1 है, तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, e की पावर x को छोड़ दिया, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, प्लस अब हम sin x को छोड़ देंगे और e की पावर x का, तो e की पावर x रहेगा। ओके, अब हम नोटिस करते हैं कि ये जो हमारा ओपन इंटरवल है 0 से पाई, तो 0 को छोड़ दो, पाई को छोड़ दो, इनके बीच में जितने भी नंबर है 0 के आगे और पाई के पहले, उनको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें कभी भी इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, रीजन क्या है, हम जानते हैं cos x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, और हम जानते हैं कि sin x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ है, -1 से 1 के बीच में। और e की पावर में जो x है, यहाँ पर हम 0 से पाई के बीच में जो भी नंबर रखेंगे, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी फाइनाइट होता है। तो ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट। तो फाइनाइट में फाइनाइट को जोड़ेंगे तो फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा, डेफिनाइट रिजल्ट मिलेगा, यूनिक रिजल्ट मिलेगा। इसलिए हमारा ये जो डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करता है। क्लियरली एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल 0 to पाई, तो हमारा ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इस इंटरवल में। हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड पॉइंट चेक करना है। तो रोल्स का थर्ड पॉइंट क्या है, ए और बी पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो ए क्या है 0 और बी क्या है पाई, तो हम a पर मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है 0 पर, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है e की पावर x sin x, तो हम x के प्लेस पर क्या रखेंगे 0 और x के प्लेस पर यहाँ भी 0। अब e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो e की पावर 0 की जगह 1 रखा और sin 0 की जगह 0 रखा, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करा 0 मिला। तो हमने a इनपुट दिया, आउटपुट 0 मिला। अब हम b इनपुट देंगे, b इनपुट, तो b क्या है, b पाई है, तो हम पाई रखेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है उसमें पाई रखेंगे। जब यहाँ पाई रखेंगे तो e की पावर पाई साइन पाई, e की पावर पाई साइन पाई। अब e की पावर पाई की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन साइन पाई की हम जानते हैं। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ 0 रेखा, 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। तो हमने देखा कि 0 पर 0 इनपुट पर भी 0 मिला और पाई इनपुट पर भी 0 मिला, मतलब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई बराबर है। तो रोल्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सिंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आगे रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड, रोल्स थ्योरम कैन बी अप्लाइड।
और अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकती है तो रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन क्या है? रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन ये है कि 0 से पाई के बीच में जरूर कहीं ना कहीं कोई एक सी होना चाहिए जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो देखते हैं अब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या थी? अभी थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी, मैंने इरेज कर दी है, मैं दोबारा लिख देता हूं। इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था, e की पावर x को छोड़ा, sin x का cos x प्लस e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे और sin x को छोड़ देंगे, ये था डेरिवेटिव। तो हमें एफ डैश सी को 0 के बराबर रख दिया। क्यों? क्योंकि रोल्स का कंक्लूजन यही था। अब इस x की जगह हम c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? c। तो यहां हो जाएगा e की पावर c cos, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? c प्लस sin, और आगे भी क्या हो जाएगा? c और e की पावर c, और इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने वैल्यू रख दी। अब यहां से e की पावर c को कॉमन निकाल लिया हमने, यहां बचा cos c प्लस sin c इज इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि c एक नंबर जो कि 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये है, क्योंकि हम कह भी नहीं सकते, हमें तो वेरीफाई करना है कि है कि नहीं 0 और पाई के बीच में, ये हमें पता लगाना है। लेकिन c एक नंबर है। अब e की पावर c क्या है? नॉन जीरो होता है, और अगर e की पावर c नॉन जीरो है तो 0 कौन होगा फिर? ये। इसलिए हम किसको 0 के इक्वल रखें? cos c प्लस sin c को 0 के इक्वल। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो अब हमने नीचे वाली लाइन में स्क्वायर कर दिया, आगे साइड में लिख देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब हम यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये a है, वो b है, तो फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और बराबर में क्या है? 0 है। तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। और हम फार्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। ये फार्मूला हम जानते हैं 11th क्लास का। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1 लिख दिया, और 2 cos c साइन c की जगह हमने साइन 2c लिख दिया, और बराबर में क्या है? 0। अब इस 1 को हम उधर भेज देंगे, तो साइन 2c बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये -1। अब हमें ये बताना है कि c की वैल्यू क्या है। अब बताओ ये -1 किसकी वैल्यू होती है? सोचो, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? साइन π/2 की वैल्यू तो 1 होती है। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। लेकिन -1 किसकी वैल्यू होती है? ये हमें पता करना है कि -1 किसकी वैल्यू होती है। सोचिए जरा। तो -1 किसकी वैल्यू होती है, हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे। आप जानते हैं कि साइन π/2 तो क्या होता है? 1 होता है। लेकिन -1 क्या होता है? तो अगर आप साइन 3π/2 की वैल्यू निकालना चाहें तो 3π/2 मतलब क्या होता है? 3π/2 का ये है 270। क्या है ये? साइन 270। अब साइन 270 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 270 को आप लिख सकते हो 180 प्लस 90। क्या लिख सकते हो? 180 प्लस 90। लेकिन आप जानते हो कि साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 90, और माइनस तो है और साइन 90 की जगह 1। इसका मतलब -1 साइन 3π/2 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन 3π/2 की। तो -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 3π/2 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो 2c इज इक्वल टू 3π/2 हो जाएगा। अब यहां से हम 2 को नीचे भेज देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3π/2
4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 पाई बाय 4। अब ये 3 पाई बाय 4 जो है, क्या ये 0 से पाई के बीच में आता है? क्या ये 0 से पाई के बीच में आता है? ये हमें सोचना है। अगर आता है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो 0 से पाई के बीच में आता है कि नहीं? पाई 180 होता है। अब 3 बाय 4, पाई मतलब 180। अगर आप इसको 4 से काट देते हो 180 को, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? ये 16 और 2 उधर, तो 45। 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 135। 135 तो इसका मतलब 3 पाई बाय 4 135 है, और ये 180 है। तो 135 यहाँ कहीं आता है? कहाँ आता है? इसके बीच में आता है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है 3 पाई बाय 4, ये रिजल्ट कहाँ पर है? 3 पाई बाय 4, 0 और पाई के बीच में। और रोल्स ने यही बोला था कि जो भी सी की वैल्यू आएगी वो कहाँ होनी चाहिए? 0 और पाई के बीच में। इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। तो इस बार हमारा फंक्शन क्या है? साइन 3x, और इंटरवल क्या है? 0 से पाई बाय 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन दैट, क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। मान लिया कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारा इंटरवल क्या है? 0 से पाई बाय 3। तो a की वैल्यू क्या है? 0, और b की वैल्यू क्या है? पाई बाय 3। वी ऑब्जर्व दैट, अब हमें 3 बातें ऑब्जर्व करनी। रोल्स में 3 बातें ऑब्जर्व करते हैं। पहली कंटिन्यूटी, तो हम जानते हैं कि ये साइन वेव है, साइन 3x। साइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, तो साइन 3x क्या है? कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल 0, पाई बाय 3 में। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वैसे हम जानते हैं कि डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन इसके डेरिवेटिव की हमको आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f का f डैश x हो जाएगा, sin 3x का cos 3x, और 3x का क्या हो जाएगा? 3 को आगे लिख दें, 3 cos 3x हो गया। क्लियरली f डैश x क्या करता है? एग्जिस्ट क्यों करता है? 0 को छोड़ दो, पाई बाय 3 को छोड़ दो, इनके बीच में जितने भी पॉइंट है कोई सा भी इनपुट दे दो, आपको एक फाइनाइट और डेफिनेट यूनिक वैल्यू मिलेगी। इसलिए ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, क्योंकि f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है। हेंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। ध्यान रखना, हम कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करते रोल्स थ्योरम में। अब हम क्या करेंगे? हमारे a और b कौन है? a 0 है, b पाई बाय 3। तो अब हम a पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। a हमारा 0 है, तो हम फंक्शन में x की जगह 0 रख देंगे। तो वहां x की जगह 0 रखेंगे, 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 0 हो गया। और हम जानते हैं साइन 0 क्या होता है? 0। अब हम क्या पुट करेंगे? पाई बाय 3। क्या पुट करेंगे? पाई बाय 3। जब हम पाई बाय 3 रखेंगे तो b की जगह पाई बाय 3 रखेंगे यहाँ पर। जब यहाँ पाई बाय 3 रखेंगे तो वहाँ 3x है, तो 3 इंटू पाई बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? पाई। लेकिन हम तो जानते हैं कि साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये क्या हो गया? 0। सिंस अब हमने देखा कि रोले की तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। Since all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, सारी की सारी satisfied है, hence Rolle's theorem can be applied। इसका मतलब हम Rolle's theorem को अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल्स ने क्या कहा था कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। Therefore, by रोल्स थ्योरम, इसलिए रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी? 0। अब हमें यह पता लगाना है कि ये जो सी है इसकी वैल्यू 0 से पाई बाय 3 के बीच में आती है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स क्या है? ये। तो यहां पर जब सी रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 3 cos 3c इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या होगा? देखिए, हम 3 को तो हटा देते हैं यहां से। हम जानते हैं कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है।
अब कंपैरिजन कर देंगे 3c इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो 3 को नीचे भेज देंगे तो c की वैल्यू मिल गई पाई बाय 6, 3 2 6। अब ये जो पाई बाय 6 है ये 30 डिग्री है और पाई बाय 3 60 डिग्री है, तो क्लियरली हमारी जो c की वैल्यू मिली है पाई बाय 6, ये कहाँ मिली है, 0 और पाई बाय 3 के बीच में मिली है, और इसलिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। इस बार हमारा फंक्शन क्या है, 2 प्लस x माइनस 1 की होल पावर में 2/3, और हमारा इंटरवल क्या है 0 से 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन दैट, क्या गिवन है, f of x इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 1 की पावर 2/3, इक्वेशन नंबर 1। हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना, तो डेफिनेटली वी नीड टू चेक 3 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो वी ऑब्जर्व दैट कि f ऑफ x बराबर 2 प्लस x माइनस 1 की पावर 2/3 क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हम 12th का कॉन्सेप्ट ये मान के चल रहे हैं कि आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 12th में इस तरह के सवाल थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करी है, हमने चेक नहीं करी। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी, और फिर इस इंटरवल में एक आर्बिट्री पॉइंट चूज करना होगा जिस पे चेक करना होगा। लेकिन ये सब काम हमें एग्जाम में भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन फिर भी आप इसकी डेफिनेटनेस यहाँ से चेक कर सकते हो कि 0 से लेके 2 तक जितने भी पॉइंट यहाँ रखेंगे, ना तो कभी इन्फिनिटी मिलेगा और ना ही आपको कभी भी 2 वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि ये फंक्शन है, तो आपका इसकी यूनिकनेस बनी रहेगी। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 1 को अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f पर तो f डैश x लग जाएगा। जब 2 को डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। जब हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो जो पावर है 2/3 वो आगे आ जाएगी, और पावर 2/3 में से 1 घटा देंगे, 1 लेस कर देंगे। अब क्या होगा, ये 0 तो हटा दिया, 2/3 एज इट इज, नो चेंज। अब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। जब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 - 3/3। अब 2 में से 3 को जब लेस कर देंगे तो -1/3 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2/3। अब देखिए वो पावर नेगेटिव है, उस पावर को हम नीचे ले आएंगे तो नीचे लाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब नोटिस करो हमारा जो इंटरवल है वो 0 से 2 है। हमारा इंटरवल क्या है, 0 से 2। अब 0 से 2 के बीच में 1 आता है कि नहीं आता है, आता है। अगर हम यहाँ 1 पुट कर दें, क्या पुट करते हैं, 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो 2/0 तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही हम 1 रखेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब 0 और 2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। क्या हो गई, इन्फिनिटी। इसलिए अब हम क्या लिखेंगे आगे, हम लिख देंगे क्लियरली f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 बिकॉज एट x इज इक्वल टू 1 f डैश 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 बनेगा और 2/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो सेकंड प्रॉपर्टी फेल हो गई। देयरफॉर f of x गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब थर्ड पॉइंट हम चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट था a और b पर, मतलब एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालना। हमारा इंटरवल का है 0 से 2, है ना, तो हम 0 रखेंगे। हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या था, मैं फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ वापस से ताकि बात क्लियर रहे। हमारा फंक्शन शायद ये था f of x बराबर 2 प्लस
1 माइनस एक्स की पावर 2/3 है ना, नहीं 1 माइनस एक्स नहीं था, x माइनस 1 था, x माइनस 1 की पावर 2/3 ये था फंक्शन। अब हम ये 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 की पावर 2/3। तो जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस 1 की पावर 2/3, इसको मैं अलग से सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस 1 की पावर 2/3, तो हमने माइनस 1 की पावर 2 अलग रखा और 1/3 अलग कर दिया। माइनस 1 की पावर 2 क्या होता है +1, अब 1 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा 1, तो हमें रिजल्ट क्या मिला 1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। अब हम b पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, b कौन है 2 है, हमारा इंटरवल क्या था 0 से 2 था, तो हम 2 रखेंगे। जब हम यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 की पावर 2/3, 2 में से 1 गया 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, 2 और 1 3। तो हमने देखा कि a पर भी फंक्शन की वैल्यू 3 है और b पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 है। अब आपने नोटिस किया कि सेकंड पॉइंट तो फेल हो गया, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी फेल हो गई, सिंस ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम are not satisfied, therefore Rolle's theorem cannot be applied। चलिए, तो यहां से पता चला कि रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती, तो सी फाइंड करने का तो सवाल ही नहीं उठता।